नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार क्लास। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि ब्लड का कंपोजिशन और इसके अलावा जो है कोएगुलेशन एंड ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हमने वहाँ पे डिटेल के साथ में पढ़ा। और आज का ये जो सेशन है वो हमारा रहता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर। एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हिमेटोलॉजी के डिफरेंट टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट से यहाँ पे बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है डायग्नोस्टिक टेस्ट का। जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हर तरीके के एग्जाम में इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के हिमेटोलॉजी टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इस तरीके से वन बाय वन हर एक सिस्टम और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं या पूछे जाने की संभावना बनती है, उन सभी चीज़ों को डिटेल के साथ में हम हर एक क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत। और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। आप लोगों से गुजारिश, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ें, ऑप्शन को ढंग से पढ़ें और फिर अपना बेस्ट जवाब देने की कोशिश जरूर करें। जवाब सबको देना और अपना जवाब देना है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, सवाल ने क्या पूछा है कि द एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे, क्या पूछा है, द एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे आर टेस्टेड बाय विच टेस्ट। हमने जब ब्लड ग्रुपिंग और कोएगुलेशन पढ़ाया था तो कोएगुलेशन की दो मैकेनिज्म हमने वहां पर बताई थी, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहां पे एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे जो टेस्टेड किया जाता है वो कौन सा टेस्ट होता है। पहला यहां पे लिखा हुआ है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, दूसरा यहां पे लिखा हुआ है एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसको हम शॉर्ट में एपीटीटी के नाम से भी लिखते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बिन टाइम और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है ब्लीडिंग टाइम। थ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो पीटी, जिसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी कहते हैं, और थ्रोम्बिन टाइम एक ही बात है। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक्सटेंसिक और कॉमन पाथवे के बारे में यहाँ पे पूछा है। एक्सटेंसिक पाथवे के बारे में यहाँ पे आपसे सवाल पूछा है, कौन सा टेस्ट किया जाएगा। सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम और ब्लीडिंग टाइम, विच इज द करेक्ट वन। एक्सटेंसिक पाथवे पूछा है दोस्त, इंट्रिंसिक नहीं, एक्सटेंसिक पाथवे याद रखिएगा। एक्सटेंसिक पाथवे जो है उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट कैरीड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है। एक्सटेंसिक पाथवे के लिए मैक्सिमम लोगों ने बी जवाब लिखा है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज रॉन्ग वन। एक्सटेंसिक पाथवे के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम के नाम से जानते हैं। पीटी वो टेस्ट है। कौन सा टेस्ट होता है? पीटी। साथ में आपने सुना होगा नाम आईएनआर, जिसको हम इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो के नाम से भी जानते हैं। और पीटी आईएनआर जो होता है वो आपका एक्सटेंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इंट्रिंसिक की जब मैं बात करूं तो जवाब जो है आपका कौन सा जाएगा? एपीटीटी जाएगा। इसके लिए क्या जवाब रहेगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी या आईएनआर टेस्ट इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, द इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे आर टेस्टेड बाय। अभी हमने एक्सटेंसिक की बात की तो आपका जवाब क्या जाएगा? जब भी एक्सटेंसिक पाथवे का पूछे तो जवाब क्या जाएगा? तब जवाब जाएगा आपका पीटी आईएनआर। और वारफरिन वही दवाई है जो उसी पाथवे के ऊपर काम कर रही है। दूसरा जो यहां पे लिखा हुआ है वो है आपका कौन सा? इंट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे जो है उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। और इस बार गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग बता दिया है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, दूसरा लिखा हुआ है एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तीसरा लिखा हुआ है थ्रोम्बिन टाइम और चौथा लिखा हुआ है ब्लीडिंग टाइम। विच इज द करेक्ट वन? और इस बार कमेंट बॉक्स राफेल की तरह चला, मतलब कहानी अब क्लियर है। इसको हम एपीटीटी के नाम से जानते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी। ये टेस्ट हमेशा हिपेरिन के साथ में किया जाता है। कौन से एंटीकोएगुलेंट के साथ में? हिपेरिन। जब भी हम हिपेरिन दवाई देते हैं तो ये टेस्ट किया जाता है। एपीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे के ऊपर एक्ट करता है और हिपेरिन जो है वो एक एंटीकोएगुलेंट है। क्या है ये? एंटीकोएगुलेंट है, जिसकी हमने बात की थी। ब्लड थिनर भी इसको बोलते हैं। हिपेरिन जो होता है वो दो फॉर्म में आता है, एक लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होता है, ये जो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होता है, और दूसरा हिपेरिन जो होता है वो फ्रैक्शनल हिपेरिन होता है। कौन सा हिपेरिन? फ्रैक्शनल हिपेरिन होता है। ये लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन जो होता है ये प्रीफिल्ड सिरिंज आती है। आपने देखा होगा प्रीफिल्ड सिरिंज आती है, यहां पे प्रीफिल्ड सिरिंज आती है। और ये जो प्रीफिल्ड सिरिंज है इसको हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं।
कैसे लगाते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, प्रीफिल्ड सिरिंज आती है 0.4 और 0.6, ये दो तरह का यहाँ पे डोज रहता है मिलीग्राम के अंदर। 0.4 मिलीग्राम का भी आता है, 0.6 मिलीग्राम का भी आता है। हर मरीज जिसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन की रिस्क होती है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, चाहे वो आपका हार्ट अटैक हो, चाहे आपका ब्रेन अटैक हो, चाहे आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, हिपेरिन ही काम में लिया जाता है और वो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होता है। हिपेरिन जो दवाई है उसको जब देते हैं तो एपीटीटी टेस्ट वहां पे कैरिड आउट किया जाता है। उसका उल्टा दूसरा हिपेरिन एक और होता है, फ्रैक्शनल हिपेरिन। इस हिपेरिन को हमेशा इंट्रावीनस देते हैं, तो हिपेरिन आईवी भी दिया जाता है और हिपेरिन जो है वो सबक्यूटेनियस भी दिया जाता है। ये हिपेरिन सबक्यूटेनियस देते हैं। वैसे तो सबक्यूटेनियस को हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, लेकिन अगर वो प्रीफिल्ड सिरिंज है तो सबक्यूटेनियस 90 डिग्री के एंगल पे रखता है। दो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे लगते हैं। उसमें पहला जो रहता है वो हिपेरिन है और दूसरा इंसुलिन है। ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे लगेंगे। रूट सबक्यूटेनियस है लेकिन लगता कौन से एंगल पे? 90 डिग्री पे। और ये जो हिपेरिन है ये लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन की बात कर रहे हैं हम। दूसरा जो होता है वो होता है आपका फ्रैक्शनल हिपेरिन, जिसको आईवी लगाते हैं। 5 ml का वाइल आता है, 1 ml के अंदर 5000 इंटरनेशनल यूनिट आता है। तो जो 5 ml का वाइल आता है उसमें 25,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है ईच 5 ml के अंदर। ये प्रिपरेशन जो है हॉस्पिटल सप्लाई में और आपको फार्मेसी में मिलेगी। तब जब आप प्रिपेयर करें तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 5 ml में 25,000 है, 1 ml में 5,000 है, तो 1,000 लगाना है। तो डोज को कैलकुलेट करना सही तरीके से आपको आना चाहिए और इसको डाइल्यूट करके इंट्रावीनस लगाया जाता है कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन के रूप में। ये फ्रैक्शनल हिपेरिन कहलाता है। क्लियर है कहानी? बहुत अच्छे। तो ये तो हुई बात हिपेरिन की। और इसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो एपीटीटी टेस्ट होता है और ये हमेशा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म पे काम करता है, याद रखिएगा, इंट्रिंसिक पे। और एक्सट्रिंसिक पूछे तो पीटीआईएनआर टेस्ट जो वारफरिन के लिए होता है। फाइनल कन्वर्जन ऑफ F1 टू फिब्रिन इज टेस्टेड बाय, याद रखिएगा, फाइनल कन्वर्जन पूछा हमने, फाइनल कन्वर्जन ऑफ F1। यहां पे F1 क्या है? F1 जो है वो पहला क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको हम फिब्रिनोजन कहते हैं। कौन सा? फिब्रिनोजन। अब फाइनली जो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है, कोएगुलेशन की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है उसमें फाइनली फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होता है? फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? फिब्रिन में। एंड प्रोडक्ट जो कोएगुलेशन की मैकेनिज्म की है वो कौन सी है? फिब्रिन है। तो फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में। तो ये जो फाइनल कन्वर्जन है उसको किससे टेस्ट करेंगे? सभी लोगों को बेस्ट जवाब लिखना है। किससे देखो, पहला कौन सा हो गया? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम कौन सी मैकेनिज्म है? एक्सट्रिंसिक। अभी हमने बताया आपको ये कौन सा है? एक्सट्रिंसिक है सर। दूसरा हमने क्या बताया? एपीटीटी। एपीटीटी कौन सा है? इंट्रिंसिक। कौन सा है? इंट्रिंसिक। चाहे मैकेनिज्म एक्सट्रिंसिक हो चाहे मैकेनिज्म इंट्रिंसिक हो, अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? फिब्रिन। और फिब्रिन को टेस्ट किससे करेंगे? थ्रोम्बिन टाइम से। किससे करेंगे? थ्रोम्बिन टाइम से। याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और ये थ्रोम्बिन ही है जो क्या करता है? फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन के अंदर। तो थ्रोम्बिन टाइम कितना है, ये इससे हम टेस्ट कर पाएंगे कि फाइनल कन्वर्जन जो है वो कितना हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, फिब्रिन टेस्ट। बहुत ही शानदार, एग्जैक्टली सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी की हम यहां पे बात कर रहे हैं। अभी हमने इसको पढ़ा है और ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म के अंदर हम इसको एसेस करते हैं और हिपेरिन दवाई इंट्रिंसिक मैकेनिज्म पे काम करती है। अब अगर हिपेरिन का ओवरडोज हो जाए तो कौन सा एंटीडोट काम में लेते हैं? इंट्रिंसिक मैकेनिज्म पे काम करने वाली दवाई हिपेरिन, उसका अगर ओवरडोज हो जाए तो कौन सा एंटीडोट काम में लेते हैं? जवाब लिखिएगा। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मैकेनिज्म हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, तो उसको आप जरूर देख के दोबारा वो मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगी कि एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म कोएगुलेशन की कौन सी होती है और इंट्रिंसिक मैकेनिज्म कौन सी होती है। अभी हमने आपको क्या पूछ लिया कि ये जो एपीटीटी है ये प्रोलोंग कौन सी बीमारी में देखने को मिलेगा? थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया
और बोन मैरो डिप्रेशन, और सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड दिस इज द हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी? हीमोफीलिया। ये क्लॉटिंग की बीमारी है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, इसमें ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है। कौन सा डिसऑर्डर है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। और इस क्लॉटिंग डिसऑर्डर में क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। लेकिन डिसऑर्डर कौन सा है? डिसऑर्डर है क्लॉटिंग डिसऑर्डर। और क्लॉटिंग डिसऑर्डर का पता किससे करते हैं? एपीटीटी से, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। याद रखें, एपीटीटी टेस्ट या कोई भी कोएगुलेशन स्टडी करते हैं तो बिल्कुल हेपेरिन का एंटीडोट जो है वो प्रोटामिन सल्फेट है। बहुत ही शानदार। तो जब भी हम एपीटीटी टेस्ट करते हैं तो कौन से वाइल में सैंपल भेजते हैं? मरीज का ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल को कौन सी वाइल में भेजेंगे और वो वाइल क्या कंटेंट करके रखती है। जैसे आपको अगर मरीज का एपीटीटी चेक कराना है या मरीज का आपको पीटीआईएनआर चेक कराना है तो ये दोनों ही टेस्ट कोएगुलेशन से संबंधित ही है। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म के टेस्ट है। तो इनको भेजने के लिए, सैंपल को भेजने के लिए कौन सा वाइल यूज करते हैं? सभी लोग अपना कमेंट करें, कौन सी वाइल में ये सैंपल भेजेंगे। आपके पास में 4 कलर की वाइल होगी हॉस्पिटल में। आपको ग्रे वाइल मिलेगी, पर्पल वाइल मिलेगी, येलो टॉप मिलेगा और आपको जो है ग्रीन टॉप, ब्लू टॉप मिलेगा। ग्रे नहीं होती है दोस्त, ग्रे नहीं होती है। ग्रे टॉप वाली वाइल जो होती है वो शुगर के लिए होती है, शुगर के लिए, जिसमें सोडियम फ्लोराइड होता है। एग्जैक्टली, सोडियम सिट्रेट, ईडीटीए नहीं, ईडीटीए नहीं। किसमें भेजते हैं? ब्लू टॉप वाली वाइल में। अनिल पंत, बहुत बढ़िया। ब्लू टॉप वाली वाइल, कौन सी वाइल है? ब्लू टॉप की वाइल होनी चाहिए और उसके अंदर पाया जाता है सोडियम सिट्रेट। याद रख लीजिएगा, सोडियम सिट्रेट। वो वाइल जिसका टॉप, टॉप का मतलब उसका ढक्कन, ऊपर जो ढक्कन है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का, और उसमें कंटेंट क्या होता है? सोडियम सिट्रेट। उस वाइल के अंदर हम ये टेस्ट भेजते हैं, एपीटीटी और पीटीआईएनआर। याद रख लीजिएगा। और हीमोफीलिया वो बीमारी है, थ्रोम्बोसिस में थ्रोम्बस ज्यादा बनते हैं, तो ये तो ब्लीडिंग वाली बीमारी नहीं है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट के नंबर कम होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? डिक्रीज हो जाना। और किसके नंबर कम हो जाना? अरे प्लेटलेट के नंबर कम हो जाना, थ्रोम्बोसाइट्स के नंबर कम हो जाना। वो सेल जो कि कोएगुलेशन की मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करती है, प्लेटलेट। और लास्ट लिखा हुआ है बोन मैरो डिप्रेशन। जब बोन मैरो डिप्रेस हो जाता है तो ब्लड सेल बनती ही नहीं है, तो कंडीशन बनती है पानसाइटोपिनिया। कोई भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन ही नहीं होना, बोन मैरो डिप्रेशन को इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुई कहानी? ब्लू टॉप वाली वाइल, सोडियम सिट्रेट, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं। सवाल ने क्या पूछा? प्लेटलेट काउंट नॉर्मल कितने होते हैं? पहला ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ है 150 to 450 10⁻⁶। ये 10 की घात 6 है। 150 to 460 10⁻⁹ 10 की घात 9 है। 150 to 450 10⁻12 10 की घात 12 है। और 150 to 450 10⁸ 10 की घात 8 है पर लीटर। तो कितना नॉर्मल नंबर होता है प्लेटलेट का, बता दीजिए। सभी लोगों को अपना बेस्ट आंसर लिखना है। प्लेटलेट का नॉर्मल नंबर कितना होता है? कुछ लोगों का जवाब ए है, कुछ का बी है, कुछ का डी है। अरे भाई साहब, प्लेटलेट के नंबर पूछे हैं, प्लेटलेट के नंबर पूछे हैं हमने यहां पे, ध्यान रखे। प्लेटलेट के नंबर पूछे हैं। प्लेटलेट के नंबर में कैसे लिखते हैं? 1.5 लाख, कई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से लिखते हैं 1.5 लाख, है ना। तो यहां पे प्लेटलेट के नंबर पूछे हैं आपको और पर लीटर में पूछे इसको, पर लीटर में। क्यूबिक नहीं है यहां पे, क्यूबिक नहीं है, पर लीटर लिखा है हमने। क्यूबिक लीटर अलग होता है और पर लीटर अलग होता है। और टोटल नंबर जो होता है प्लेटलेट का वो हमेशा होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख। कितना होता है? 4.5 लाख। 1.5 लाख से कितना होता है? 4.5 लाख। अब 1.5 और 4.5 हमने यहां पे लिख दिए और 10⁻⁴ लगा दी। 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी या 8 होगी। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखे। हाँ, कुछ लोगों ने जवाब ए लिखा है, कुछ ने डी लिखा है। कंफ्यूजन है कुछ लोगों को अभी भी ए और डी के अंदर। समझे कहानी, समझे। जब क्यूबिक होता है, क्यूबिक का मतलब 3 घात 3 जीरो। और तो यहां पे देखो आप कि 3
जो नंबर टोटल रहते हैं क्यूबिक मिलीमीटर में होते हैं हमेशा। जैसे ये नंबर है, मैं 1.5 लाख बोलूंगा तो 1.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, आपने देखा होगा पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये होता है 1.5 लाख में पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो क्यूब जो है, ये जो क्यूब जो है, ये क्यूब जो है इसमें होते हैं तीन जीरो, और मिलीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 होता है, तो 3 जीरो वहां पे हो गए। हमने इसको पर लीटर कर दिया, देख लो। तो क्यूबिक के लिए 3 जीरो और मिलीमीटर के लिए 3 जीरो, 3 और 3 6, और 3 ये खुद के जीरो, कितने हो गए 9। समझ रहे हो बात को? हमने किस में रखा है? ओनली पर लीटर में। जब पर लीटर को क्यूबिक मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6 जीरो तो इनबिल्ट है उसके अंदर, क्यूबिक के लिए 3 और मिलीमीटर के लिए 3, और इसके अलावा 3 जीरो ये है, और आगे वाला तो हमने दे ही दिया है 150 to 450। तो ये 3 और ये 3 टोटल कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। इसलिए ए जवाब गलत है, सी गलत है और डी गलत है। 9 कहां लिखा हुआ है दोस्त? बी के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 150 to 450 10⁻⁹ पर लीटर, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, दोनों यूनिट है। बहुत सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है, क्यूबिक वर्ड यहां पे यूज किया है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर रहेगा बी। बहुत ही बढ़िया। INR स्टैंड फॉर, आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन, सभी लोगों को अपना बेस्ट आंसर लिखना है। INR इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेट, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रिएक्शन और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रिसर्च। INR का फुल फॉर्म क्या है? तो ये इंटरनेशनल और नॉर्मलाइज्ड, ये तो रहेगा, इंटरनेशनल और नॉर्मलाइज्ड तो दोनों में सेम है। अब आपको ये बताना है कि रेट होगा, रेशियो होगा, रिएक्शन होगा या रिसर्च होगा। तो यहां होता है रेशियो। बहुत ही शानदार, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो इज द फुल फॉर्म ऑफ INR, बी करेक्ट आंसर है। और वारफरिन जो है उसकी डोज को एडजस्ट करने के लिए INR हमेशा हम चेक करते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। नॉर्मल INR कितना होता है? इस सवाल में हमने क्या पूछा कि नॉर्मल INR कितना है? 0.9 to 1.2, 12 to 14 सेकेंड्स, 30 to 35 सेकेंड्स और 12 to 14 सेकेंड्स। नॉर्मल INR कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल INR? जो आप लिखिएगा बिल्कुल PTINR फॉर वारफरिन, जो आप लिखिएगा PTINR फॉर वारफरिन। बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने ए, कुछ लोगों ने डी जवाब लिखा है। डी कैसे होगा भाई? डी में लिखा हुआ है 12 से 14 सेकंड, तो 12 से 14 तो दोनों में है, दो जवाब नहीं हो सकते, गलत है। INR हमेशा 1:1 होता है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है INR की? 1 होना चाहिए। ये होता है ना 1:1। जो लैब का स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड जो होता है वो कितना होता है? स्टैंडर्ड जो होता है वो 1 होता है। और मरीज का, क्लाइंट का भी कितना होना चाहिए? 1। तो क्लाइंट का पूछा है आपको यहाँ पे, तो होता है 0.9 to 1.2। ये नॉर्मल वैल्यू होती है INR की, जिसकी कोई यूनिट नहीं है, जिसकी कोई यूनिट नहीं है। इसके पीछे सेकंड मत लगा देना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और ये कितना होता है? 0.9 to 1.2। ये नॉर्मल INR की वैल्यू है। और 1:1 ऐसा होता है, स्टैंडर्ड 1 मानते हैं, और क्लाइंट का भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बनेगा ए। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? PT टेस्ट की बात करें हम, किसकी बात करें? PT टेस्ट की। प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT, और इसके अंदर शॉर्ट में हम लिखते हैं INR। PT और इसको हम क्या लिखते हैं? INR। और नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो कितना होना चाहिए? और यहां पे आपकी जो यूनिट है वो यूनिट है 12 to 14 मिनट्स। कौन सी यूनिट है? मिनट्स। ये डी ऑप्शन में है, 12 to 14 मिनट्स। और आपको ये बताना है कि नॉर्मल PT टाइम कितना होता है। INR का टाइम हम पढ़ चुके हैं, और PT टाइम जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। वारफरिन के लिए चेक करते हैं, वारफरिन के लिए, ये दोनों टेस्ट वारफरिन को डिनोट है। ये INR की नॉर्मल वैल्यू होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? 12 से 14, 30 से 35, 12 से 14 मिनट्स और 30 to 35 सेकेंड्स।
इसमें क्यों कंफ्यूजन है, कुछ लोगों ने बी और कुछ लोगों ने सी जवाब लिखा है। हमने यहाँ पे पीटी टाइम पूछा है, दिल्ली एम्स का सवाल है दोस्त, और 13.5 सेकंड होता है नॉर्मल पीटी। नॉर्मल पीटी की वैल्यू कितनी होती है, 13.5 सेकंड। तो 13.5 सेकंड कहां पे आएगा, नॉर्मल पीटी की वैल्यू होती है 13.5 सेकंड। दिल्ली एम्स 2016 के पेपर का सवाल है, ये किसका सवाल है, एम्स 2016 पेपर का सवाल है। नॉर्मल पीटी टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है, और इसका आंसर है 13.5 सेकंड। कहां पे आएगा 13.5 सेकंड, बी में 12 से 14 सेकंड। ये नॉर्मल वैल्यू है पीटी टेस्ट की, प्रोथ्रोम्बिन टाइम की। और आईएनआर कितना होता है 1:1, और नॉर्मल होता है 13.5 सेकंड। दिल्ली एम्स 2016, बहुत बढ़िया। वैसे इसकी रेंज जो है वो 9 to 13.5 तक काउंट करते हैं। मैक्सिमम एक वैल्यू पूछे तो 13.5 है, और वो 12 से 14 के बीच में होती है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम मेजर्स आर कोएगुलेशन फैक्टर्स एक्सेप्ट। यहां पे आपको क्या पूछा है कि जो एपीटीटी है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, वो मेजर करता है कोएगुलेशन फैक्टर को छोड़ के, कोई 2 कोएगुलेशन फैक्टर को छोड़ के बाकी सबको मेजर करने का काम कौन करता है, एपीटीटी करता है। तो वो कौन से है, किसको छोड़ेंगे आप, जवाब लिखिएगा। पहला लिखा हुआ है 7th, ये है फैक्टर 7th, और ये है 13, ये है 8 और ये है 13, ये है 9 और ये है 13, ये है 10 और ये है 13। जवाब लिखिएगा, फैक्टर 7 और 13, फैक्टर 8 और 13, फैक्टर 9 और 13, और फैक्टर 10 और 13। कौन से 2 फैक्टर को छोड़ के बाकी सभी फैक्टर को मेजर, बाकी सभी कोएगुलेशन फैक्टर में मेजर किया जाता है एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। मैकेनिज्म कौन सी रहेगी, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म पे काम करता है एपीटीटी। याद रखिएगा, एपीटीटी इंट्रिंसिक पे काम करता है। कुछ लोगों ने बी और कुछ लोगों ने डी जवाब लिखा है, 2 तरीके के जवाब आ रहे हैं। कौन से फैक्टर को छोड़ के एपीटीटी काम करता है, ये हमने यहां पे पूछा है। सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ठीक जवाब लिखा है। याद रखिएगा, एपीटीटी फैक्टर 10 पे काम करता है। याद रखिएगा, फैक्टर 10 पे काम करता है एपीटीटी, लेकिन 13 पे नहीं करता है। एपीटीटी फैक्टर 9 पे काम करता है, लेकिन 13 पे काम नहीं करता है। एपीटीटी 7 पे काम करता है, 2, 7, 9 और 10 काम करता है उस पे, लेकिन 8 पे काम नहीं करता है ना। तो ये 13 पे तो नहीं करता है, लेकिन 7, 9 और 10 पे करता है। आपको एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा, तो एक तो ये किस पे काम नहीं करेगा, एक तो ये काम नहीं करेगा फैक्टर 8 के ऊपर, और एक किस पे काम नहीं करेगा, फैक्टर 13 के ऊपर काम नहीं करेगा। तो 8, 13 यहां पे लिखा हुआ है, इस पे काम नहीं करेगा, सही बात है, और 8 पे नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी। 8 और 13 इन 2 फैक्टर पे एपीटीटी काम नहीं करता है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। 2, 7, 9 और 10 इन पे तो होता है, पर 8 और 13 पे ये काम नहीं करता है। कोएगुलेशन फैक्टर इनको छोड़ के बाकी पे काम करता है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल एपीटीटी, अब कौन से टेस्ट का पूछा हमने, एपीटीटी का टाइम ड्यूरेशन पूछा आपको। एपीटीटी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 0.9 to 1.2, 12 to 14 सेकेंड, 30 to 35 सेकेंड, और 12 to 14 मिनट्स। कौन सा, 12 to 14 मिनट्स। यहां पे आप इसको मिनट्स कर दीजिएगा और जवाब लिखिएगा कि क्या नॉर्मल वैल्यू होती है, 12 to 14 मिनट्स, विच इज द नॉर्मल वैल्यू फॉर द एपीटीटी। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एपीटीटी। बहुत अच्छे, यहां पे याद रख लीजिएगा किसकी है, आईएनआर की। ये किसकी नॉर्मल वैल्यू है, पीटी की। सर अभी तो बताई, और ये तो किसी की नहीं है, बहुत ज्यादा है, 12 से 14 मिनट नहीं होती है। तो नॉर्मल एपीटीटी की वैल्यू कितनी होती है, 30 to 35 सेकेंड। सी यहां पे करेक्ट आंसर है। एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू है 30 से 35 सेकेंड। एपीटीटी हिपेरिन के का स्टडी करने के लिए काम में आता है। यह है नॉर्मल वैल्यू। जब आप हिपेरिन शुरू करेंगे उससे पहले आपने एपीटीटी चेक किया, तो नॉर्मल वैल्यू ये आएगी। विद हिपेरिन कितनी होगी, अगर आप किसी मरीज को हिपेरिन दे रहे हो तो एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, कमेंट करिएगा।
विद हिपेरिन नॉर्मल वैल्यू ऑफ एपीटीटी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एपीटीटी, हिपेरिन के साथ में एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? कमेंट करिएगा, अपना बेस्ट कमेंट लिखना है। हिपेरिन के साथ में नॉर्मल वैल्यू ऑफ एपीटीटी कितना होता है? लेट्स सी कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। प्रतिभा, इसका बी कैसे होगा? ये जो बी ऑप्शन है ये तो है पीटी की नॉर्मल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। हमने एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू पूछी है। विद हिपेरिन शिव प्रसाद रेगर 90 सेकेंड, शिखा गुप्ता बिलो 75, सुनीता 90 to 120, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 120 बहुत ज्यादा है। 90 तो मैक्सिमम है, 90 के ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। आप जो ये वैल्यू है 30 से 35, तो एवरेज 30 मानो, 30 का डबल होता है 60 और उसका 2.5 गुना होता है 75। तो 75 से 90 नॉर्मल कितना होता है? 75 से 90। विद हिपेरिन कितना होता है? एक अमाउंट में पूछे तो 75 से 90, इसके बीच में सेकंड्स, इसके बीच में तो ये नॉर्मल है। 90 से ऊपर होते ही मरीज में ब्लीडिंग की रिस्क है। तो अगर आप हिपेरिन दे रहे हो और अगर इसकी वैल्यू 90 से ऊपर हो जाए, 90 से ऊपर हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको हिपेरिन की डोज को कम करना है। अगर ये 90 से ऊपर हो जाए तो आपको हिपेरिन जो है, हिपेरिन इसकी डोज को क्या करना है? कम करना है, ये 90 से ऊपर हो जाए तो। और अगर ये 75 से कम है, अगर इसकी वैल्यू 75 से कम है तो आपको क्या करना है? हिपेरिन की डोज को बढ़ाना है। अगर ये 90 से ज्यादा है तो हिपेरिन डोज कम करो, मरीज ब्लीडिंग की रिस्क पे है। अगर ये 75 से कम है तो आप हिपेरिन की डोज को क्या करो? बढ़ाओ। अभी तक मरीज का खून ज्यादा अच्छे से पतला नहीं हुआ है, हमें इस वैल्यू को विद हिपेरिन इसके बीच में रखना है, ये हमारी टारगेट वैल्यू है। तो हिपेरिन देने से पहले तो आपको क्या करना है? ये वैल्यू रहेगी नॉर्मल। विद हिपेरिन आपकी नॉर्मल वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 से 90, 2 से 2.5 गुना ज्यादा होगी नॉर्मल वैल्यू से। समझ में आ गया? तो अगर इसका 2 गुना करें तो 60 होता है, इसका 35 का 2 गुना करें तो 70 होता है ना, और 2.5 गुना करें तो एक का 75 और एक का हो जाएगा 90, तो 75 से 90। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। पीटी आईएनआर टाइम विद हिपेरिन, पीटी आईएनआर टाइम जो होता है वो वारफेरिन के साथ में होता है। ये जो टेस्ट है ये एपीटीटी है, याद रखिएगा ये एपीटीटी है, एपीटीटी हिपेरिन के साथ में होता है। ये जो पीटी और आईएनआर है ये टेस्ट करते हैं वारफेरिन के साथ में। किसके साथ में? वारफेरिन के साथ में। और इनकी वैल्यू जो है वारफेरिन की डोज को एडजस्ट करने के काम आता है। समझ गए बात को? इनकी डोज जो होती है वारफेरिन की डोज को एडजस्ट करने के काम में आती है। हिपेरिन इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है और वारफेरिन हमेशा ओरल फॉर्म में होती है, गोली दी जाती है, टैबलेट फॉर्म में आती है वारफेरिन। हिपेरिन देते ही काम करेगी, जैसे आप हिपेरिन देते हो, हिपेरिन देते ही काम करती है। इंजेक्शन कलेक्शन के बारे में बताओ। अभी हमने बताया था जो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होता है, जो 0.4 और 0.6 ml जो आप लिख रहे हो 0.6 ml, ये इंजेक्शन कलेक्शन लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन ही है, जिसको सबक्यूटेनियस लगाते हैं, प्रीफिल्ड सिरिंज के रूप में आता है, अभी बता चुका हूं मैं। वो जो है इंजेक्शन कलेक्शन ही है। हाइपोथर्मिया में कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। हाइपोथर्मिया भी पढ़ाएंगे हम, पीडियाट्रिक के पोर्शन में जाके जरूर देखें, प्रीवियस क्लासेज में मैंने बताया भी है, तो वहां पे आप जरूर देखें। ये सवाल अभी यहाँ पे नहीं है, अभी हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस करें, नहीं तो कहानी बदल जाती है। गुड। तो ओरल वारफेरिन होता है, इंजेक्टेबल हिपेरिन होता है, हिपेरिन इन्फ्यूजन से देते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। एग्जैक्टली वारफेरिन का टाइम, जैसे वारफेरिन आप देते हो तो उसका ब्लड में लेवल बनने में 3 दिन लगते हैं। आज गोली शुरू किया तो 3 दिन बाद में वो काम करना शुरू करती है, उसका ब्लड में लेवल बनता है। तो हमेशा हिपेरिन और वारफेरिन एक साथ शुरू करते हैं मरीज में, 3 दिन तक साथ साथ में देते हैं। 3 दिन में जैसे ही वारफेरिन का असर आता है हिपेरिन को बंद कर देते हैं। ये ध्यान रखना, इसलिए एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि हिपेरिन और वारफेरिन दोनों साथ में शुरू कर दिए। तो जब दोनों साथ में शुरू करते हैं तो 3 दिन तक साथ साथ में देते हैं और 3 दिन बाद में हिपेरिन बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हिपेरिन तो देते ही काम करता है, वारफेरिन को काम करने में 3 दिन लगेंगे। तो 3 दिन तक हिपेरिन मदद करेगा आपकी, और जैसे ही वारफेरिन काम करने लगता है हिपेरिन काम बंद कर देता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखिएगा, नॉर्मल थ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल थ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? यहां पे 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन की और थ्रोम्बिन की,
तो इनका दोनों का टाइम सेम होता है, याद रखिएगा। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन का टाइम दोनों का क्या होता है, सेम होता है। और हमने यहां पे पूछा नॉर्मल थ्रोम्बिन टाइम, और इसको मिनट कर दीजिएगा, और आपको यह बताना है कि नॉर्मल थ्रोम्बिन टाइम कितना होता है ना। 0.9 to 1.2, 12 to 14 सेकेंड, 30 to 35 सेकेंड और 12 से 14 मिनट। आपको यह बताना है कि नॉर्मल थ्रोम्बिन टाइम कितना होता है। नॉर्मल थ्रोम्बिन टाइम हमने यहां पे पूछा है, तो थ्रोम्बिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक ही बात है, और थ्रोम्बिन टाइम उतना ही होगा जितना प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 12 से 14 सेकेंड। क्या रहेगा, 12 से 14 सेकेंड। बी यहां पे करेक्ट आंसर है, एंड दिस इज द नॉर्मल थ्रोम्बिन टाइम, 12 से 14 सेकेंड। क्लियर हो गई कहानी, बहुत ही बढ़िया। ए जो है वो है आपका पीटी आईएनआर का, क्लियर है, आईएनआर का नॉर्मल टाइम। व्हाट इज द मेजर मेटाबॉलिकली अवेलेबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल ने क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द मेजर मेटाबॉलिकली अवेलेबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी। हीमोसिडेरिन, फेरिटिन, ट्रांसफेरिटिन और हीमोग्लोबिन। मेजर मेटाबॉलिकली अवेलेबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। जब भी आपको यह पूछे कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, क्या पूछे, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, तो याद रखिएगा स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो दो तरीके का होता है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका हीमोसिडेरिन और दूसरा होता है फेरिटिन। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन दो तरह की होती है, एक तो होता है हीमोसिडेरिन और एक होती है फेरिटिन। ये दोनों स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। लेकिन सवाल ने क्या मेंशन किया है, मेजर, सबसे ज्यादा। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा होता है फेरिटिन। तो यहां पे करेक्ट आंसर एग्जैक्टली सभी लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, बी करेक्ट आंसर है। फेरिटिन इज ए मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। जिस भी मरीज में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, कौन सा एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब हम एनीमिया पढ़ेंगे तो इसको खोलेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। लेकिन जब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो फेरिटिन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फेरिटिन स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन जो है उसकी कमी देखने को मिलती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, एंड दिस इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है ब्लड के अंदर, और आरबीसी का इंपॉर्टेंट कलर वाला है और ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है जो फेरिटिन को बनाने में मदद करती है, और हीमोसिडेरिन जो है वो भी स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन ही है। लेकिन जब आयरन एक्सेस हो जाए तो हीमोसिडेरिन कहलाता है, वो एक्सेस स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन हीमोसिडेरिन। जब आयरन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसिडेरिन। और जब ये आयरन बॉडी के सेल और टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लग जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, हीमोक्रेमेटोसिस। क्रेमेटोसिस। और हीमोक्रेमेटोसिस वो कंडीशन है जिसमें आयरन बॉडी के सेल और टिश्यू को क्या पहुंचाने लग जाता है, नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोक्रेमेटोसिस के नाम से जानते हैं। तो हीमोसिडेरिन और हीमोक्रेमेटोसिस ये नुकसान पहुंचाने लग जाता है, इसको बोलते हैं आयरन की टॉक्सिसिटी। और जब भी आयरन की टॉक्सिसिटी होती है, आयरन की क्या होती है, टॉक्सिसिटी, तो क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं। क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं, एंटीडोट। हीमोक्रेमेटोसिस और हीमोसिडेरोसिस, जब स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन ज्यादा हो जाता है और बॉडी के सेल और टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है, उसको हीमोक्रेमेटोसिस कहते हैं। जब हीमोक्रेमेटोसिस होता है तो हम क्या देते हैं, एंटीडोट। आयरन की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट कौन सा होता है, तो जवाब लिखिएगा, आयरन की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट होता है चिलेटिंग एजेंट, इसको कहते हैं, और नाम है डेसफेरोक्सामिन। बहुत अच्छे, नाम है डेसफेरोक्सामिन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसीरॉक्स के नाम से आता है। डेसफेरोक्सामिन आयरन की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट है। जगदीश पवार, बहुत ही शानदार, एग्जैक्टली इट इज डेसफेरोक्सामिन। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल चेंजेज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। सुबह और शाम के समय में हीमोग्लोबिन के अंदर चेंजेज होता है, और ये चेंजेज कितना होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। सुबह और शाम में, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन जो है वो अलग अलग आएगा। तो सवाल ने ये पूछा है कि ये जो चेंजेज है ये कितना रहता है। पहला लिखा हुआ है 1 ग्राम परसेंटेज, दूसरा लिखा हुआ है 2 ग्राम परसेंटेज, तीसरा है 1.5 ग्राम परसेंटेज और चौथा है 2.5 ग्राम परसेंटेज। सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है। बिल्कुल
क्या चेंजेस रहता है हीमोग्लोबिन का मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के अंदर। मैक्सिमम लोगों ने ए जवाब यहां पे लिखा है 1 ग्राम परसेंटेज, जो कि खोटा जवाब है। ए आंसर नहीं रहेगा दोस्त। और किसी का जवाब देख के जवाब नहीं लिखना है, खुद का जवाब लिखना है और दिमाग लगा के लिखना है। कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सपने मेरे हैं, पूरा भी मैं करूंगा और पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अपने आप को मजबूत बनाना है। तो यहां पे ए तो गलत जवाब है। याद रखिएगा, चेंज कितना होता है ये पूछा गया यहां पे, 1, 2, 1.5 और 2.5। एक कमेंट आया कि चेंज होता ही नहीं है, एक कमेंट आया कि चेंज होता ही नहीं है। तो होता ही नहीं है ये बात भी गलत है। ऐसा ना समझे कि ई ऑप्शन होगा, यहाँ पे ई ऑप्शन नहीं है, है ना। तो सोच समझ के जवाब लिखे, 1.5 ग्राम परसेंटेज, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, 1.5 ग्राम परसेंटेज, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 2.5 नहीं होता है और 2 भी नहीं होता है, 1.5 ग्राम का चेंजेज आता है मॉर्निंग और इवनिंग में। अब सवाल यह है कि ज्यादा कब होगा, सवाल यह है कि ज्यादा कब होगा, सुबह ज्यादा होगा या शाम को ज्यादा होगा। चेंजेज होता है, बिल्कुल होता है, 1.5 ग्राम परसेंटेज होता है। अब ज्यादा कब होगा, सुबह ज्यादा होगा या शाम को ज्यादा होगा, जवाब लिखिएगा। मतलब मॉर्निंग में ज्यादा होगा या इवनिंग में ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, मॉर्निंग और इवनिंग। अब आपको यह बताना है कि ज्यादा कब होगा, हीमोग्लोबिन लेवल आर हाईएस्ट इन, ज्यादा कब होगा, मॉर्निंग में या इवनिंग में। सभी लोगों को जवाब लिखना है और विद रैशनल लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग मॉर्निंग लिख रहे हैं, कुछ लोग इवनिंग लिख रहे हैं, कुछ सुबह लिख रहे हैं। अच्छे भाई, मॉर्निंग और सुबह एक ही होती है, सुबह कोई मॉर्निंग कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। तो यहां पे ज्यादा कब होगा, अलग अलग जवाब है। ऑप्शन है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट। और सुबह और शाम के बीच में आफ्टरनून भी आता है ना। इवनिंग के बाद में नाइट भी आती है। तो यहां पे सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है एग्जैक्टली मॉर्निंग टाइम के अंदर। मैक्सिमम लोगों ने ए जवाब लिखा है, दैट इज गुड। सुबह के समय हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, अर्ली मॉर्निंग, ए करेक्ट आंसर है। मॉर्निंग टाइम में हाईएस्ट होता है, इवनिंग टाइम के अंदर 1.5 ग्राम परसेंटेज का फर्क हो जाता है। तो जैसे जैसे दिन ढलता है हीमोग्लोबिन ढलता है और सुबह ज्यादा होता है। और जो आदमी वो अच्छा सुबह उठते हैं, जैसे जिनको सुबह 4 बजे उठने की आदत हो, तो 4 बजे हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा होता है। तो सुबह सुबह उठे, 4 बजे उठे, एक बढ़िया अगरबत्ती करें और पढ़ाई करें। अब प्रॉब्लम है कि 4 बजे सर थोड़ी उठा जाता है, अलार्म तो सर लगाते हैं, लेकिन अलार्म बजती है तो सिर्फ रजाई में से एक हाथ बाहर जाता है और अलार्म को पहले बंद करते हैं। मेरे दोस्त, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि आपने रात को सोते समय एक अलार्म लगाया और अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। और 4 बजे जब अलार्म बजा तो आपने उस अलार्म को बंद करके कितनी बड़ी गलती की कि आपने अपने ही कमिटमेंट को तोड़ दिया, जो आपने खुद से किया था। तो जो अपने खुद से किए हुए वादे को तोड़ देता है, अपने कमिटमेंट को तोड़ देता है, वो दुनिया के वादे कभी भी पूरे नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन को कमजोर ना बनाए, अलार्म को बंद ना करें, या तो उस अलार्म को लगाए ही ना, और लगाया है तो 4 बजे उठे, पाप ना करे। अलार्म को बंद ना करे, रजाई को दूर फेंके, बिस्तर से उतरे, बाथरूम में जाए, ठंडे पानी की बाल्टी भरे, अपने ऊपर डाल दे और कुर्सी पे आके बैठ जाए। भगवान की कसम, दोबारा नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर उस रजाई में पड़े पड़े हाथ निकाल के अलार्म बंद करेंगे तो 8 भी बजेगी, 9 भी बजेगी, 12 भी बजेगी। और याद रखना कि आप जितना लेट उठते हैं, हीमोग्लोबिन उतना ही कम होता जाता है और फिर कहानी बदलती जाती है, दिन बदलते जाते हैं, दिमाग बदलता जाता है, रिजल्ट बदलते जाते हैं। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले होके उठ पे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन ए कंटेंट द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जवाब लिखिएगा। नॉर्मल हमने क्या बताया, एडल्ट हीमोग्लोबिन ए, एडल्ट हीमोग्लोबिन ए कंटेंट कौन सी पॉलीपेप्टाइड, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड इप्सिलॉन, अल्फा एंड डेल्टा, अल्फा एंड ब्रोथरॉन। जवाब लिखिएगा, सही आंसर लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, क्या आंसर सही होना चाहिए। सभी लोगों को जवाब लिखना। अरे भाई, अच्छा इतना बड़ा रीजन तो दे दिया, अब क्या बताऊं। सुबह सुबह उठने में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, ये इतना बड़ा रीजन है, और उसके लिए आपको
इतने बड़े चीजें हमने बता दिया है, देखिए बहुत अच्छे। तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में होता है अल्फा एंड बीटा चेन। कौन सी चेन? अल्फा एंड बीटा चेन। ए यहां पे करेक्ट आंसर है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। क्लियर है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, अल्फा और बीटा चेन। बहुत अच्छे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। 141 और 146 एमाइनो एसिड। अल्फा चेन में 141 और बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड। बच्चा हो तो उसके अंदर गामा चेन होती है बीटा चेन की जगह, अल्फा और गामा चेन। फीटस जो होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी जो पैदा होते हैं, उनमें फीटल हीमोग्लोबिन होता है, और फीटल हीमोग्लोबिन में होती है अल्फा और गामा चेन, और एडल्ट हीमोग्लोबिन में होती है अल्फा और बीटा चेन। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, अगला है एलर्जिक रिएक्शन आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ। जिनमें एलर्जिक रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन? एलर्जिक रिएक्शन। तो उस एलर्जिक रिएक्शन के अंदर कौन सी चीज वहां पे बढ़ती है? लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और इओसिनोफिल्स। सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है। एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ने वाला डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप तो कौन सा होता है? ग्रेनुलोसाइट। और दूसरा टाइप कौन सा होता है? ए ग्रेनुलोसाइट। ये हमने पढ़ा था, ए ग्रेनुलोसाइट। और ये जो ग्रेनुलोसाइट होती है, इसमें 3 सेल होती है। वो सेल जो एसिड से फिल होती है उसको हम एसिडोफिल बोलते हैं, एसिडोफिल। जो बेस से फिल होती है उसको हम बेसोफिल बोलते हैं। जो दोनों से ही कलर्ड होती है उसको हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। और ये जो एसिडोफिल है इसी को इओसिनोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इओसिनोफिल। तो यहां पे जो ये एसिडोफिल या इओसिनोफिल है, ये सेल जो एसिडिक डाई से कलर्ड होती है, और एसिडिक डाई इओसिन डाई रेड कलर की होती है। बेसिक डाई जो होती है ये मैथिलीन ब्लू होती है। ये तो कौन सी होती है? मैथिलीन ब्लू। और ये कौन सी डाई होती है? रेड कलर की। तो जो एसिडोफिल होती है, जो रेड कलर की डाई से कलर लेती है, उसको इओसिन या एसिडोफिल कहते हैं। और जो मैथिलीन ब्लू डाई से कलर होती है उसको बेसोफिल कहते हैं। और जो दोनों ही डाई को कलर ले ले उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल बोलते हैं। और न्यूट्रोफिल जो है न्यूट्रल हो जाती है, एसिड और बेस, तो उसका कलर हो जाता है पर्पल। जब हम ब्लू और रेड कलर को मिक्स करते हैं तो पर्पल कलर हो जाता है, ये न्यूट्रोफिल है। और ये तीनों ग्रेनुलोसाइट है, और इसमें इओसिनोफिल एलर्जिक कंडीशन के अंदर बढ़ती है। इओसिनोफिल कौन सी कंडीशन में बढ़ेगी? एलर्जिक कंडीशन के अंदर। न्यूट्रोफिल जो होती है वो एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, उस कंडीशन के अंदर बढ़ने वाली जो सेल होती है वो न्यूट्रोफिल होती है। डब्ल्यूबीसी में नंबर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल जो होती है वो न्यूट्रोफिल होती है। ग्रेनुलोसाइट में नंबर में सबसे ज्यादा कौन होती है? न्यूट्रोफिल होती है। और एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल के नंबर बढ़ते हैं। एलर्जी कंडीशन आपको यहां पे पूछा है तो इओसिनोफिल के नंबर बढ़ जाएंगे। ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, ये दोनों के दोनों ए ग्रेनुलोसाइट है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों के दोनों क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट है। और ये फैगोसाइटिक सेल है। मोनोसाइट एक फैगोसाइटिक सेल है, और लिम्फोसाइट 2 तरह की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट है ये 2 तरह की होती है, टी एंड बी लिम्फोसाइट। और इसके नंबर ज्यादातर वायरल इंफेक्शन में बढ़ते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है इनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है और मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। और बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है और मैचुरेशन भी बोन मैरो में होता है। बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी देती है, और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। ये इनके अंदर बड़े बड़े डिफरेंस है। ध्यान से दोबारा सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, इओसिनोफिल एलर्जिक कंडीशन में बढ़ती है। क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया। एग्जैक्टली, ऐश्वर्य ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बहुत शानदार। ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी इज लिम्फोसाइट मोनोसाइट। जगदीश बहुत अच्छे। अनिल पंत, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है, टी लिम्फोसाइट, टी इन सेलुलर एंड बी इन ह्यूमरल। सिका गुप्ता बहुत अच्छे। एग्जैक्टली तो ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ना है। सभी लोग जो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये आपके बेहतरीन स्टडी को इंडिकेट करता है और ये बेहतरीन भविष्य की तरफ लेके जाएगा। हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और संघर्ष को पूरी दुनिया सलाम करती है। आज हमारी देश की जो सेना है वो
हमारे बॉर्डर के ऊपर दिन रात संघर्ष करती है। इस सर्दी में जहां हम रजाई में पड़े पड़े अलार्म को भी बंद करने से मतलब अलार्म बजने पे उठने से भी डरते हैं, सिर्फ अपने लिए कि अपन पढ़ेंगे तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उसमें भी हम आलस दिखाते हैं। और वो लोग जो सीमा के ऊपर सिर्फ इसलिए डटे हुए हैं कि आप लोग उस रजाई में सो सके, उस सेना को दिल से सैल्यूट है। आज ये सेना दिवस पे वो सारे सैनिक जो हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, उन वीरों को हमारा मतलब एकदम जज्बे के साथ में सलाम है। और हमें क्यों पढ़ना है, अगर आपसे कोई पूछे तो उन लोगों के लिए पढ़ लो जो आपकी इतनी मेहनत करके रक्षा करते हैं। इसलिए आपको रजाई में सोना नहीं है दोस्त। वो अगर इस तरीके से बर्फ के अंदर आपकी रक्षा के लिए दिन रात खड़े रह सकते हैं तो हम क्या पढ़ाई नहीं कर सकते? और वो सिर्फ अपने लिए, वो भी अपनी बचाने के लिए रक्षा कर रहे हैं, है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगला क्वेश्चन है, आयरन इनकॉर्पोरेट इनटू द हिम मॉलिक्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। आयरन जो होता है वो इनकॉर्पोरेटेड हिम मॉलिक्यूल में है। तो ये जो लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेट इनटू द हिम मॉलिक्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, कौन सी फॉर्म के अंदर? सभी लोगों को जवाब लिखना है, क्या आंसर होना चाहिए। पहला यहां पे लिखा हुआ है फेरिटिन, दूसरा है फेरस, तीसरा लिखा हुआ है फेरिक और चौथा है एपोफेरिटिन। जवाब लिखिएगा क्या आंसर होना चाहिए। सभी लोगों को बेस्ट जवाब लिखना है। फेरिक डाइट्री फॉर्म है, बहुत अच्छे, फेरिक बिल्कुल डाइट्री फॉर्म है। ये जो फेरिक है ये कौन सी फॉर्म है? डाइट्री फॉर्म है, डाइट्री फॉर्म है। और ये जो फेरस है ये कौन सी फॉर्म है? एब्जॉर्बल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? एब्जॉर्बल फॉर्म है, एब्जॉर्बल फॉर्म है। और ये जो एब्जॉर्बल फॉर्म है फेरस, इसको हम क्या लिखते हैं? Fe+2। और ये जो फेरिक होता है इसको लिखते हैं Fe+3। क्या लिखते हैं? +3। और फेरिटिन जो होती है ये स्टोरेज फॉर्म है, अभी हमने पढ़ी थी। आयरन की जो स्टोरेज फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? फेरिटिन। आयरन की जो एब्जॉर्बल फॉर्म है वो फेरस है और आयरन की जो डाइट्री फॉर्म है वो फेरिक है। तो आपको यहां पे कौन सी फॉर्म लिखनी है? इनकॉर्पोरेट इनटू द हिम मॉलिक्यूल इन विच ऑफ द फॉर्म। तो हिम मॉलिक्यूल में कौन सी फॉर्म होगी? हीमोग्लोबिन में कौन सी होगी? जो एब्जॉर्बल फॉर्म है, एंड दैट इज बी, इट इज फेरस। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। और ये Fe+2 होती है जो हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है, पोरपायरिन रिंग होती है, एमिनो एसिड की बनी होती है और सेंटर में क्या पाया जाता है? फेरस पाया जाता है, एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ आयरन। क्लियर है? बहुत ही शानदार, एग्जैक्टली। Which of the following would correlated with an elevated ESR value? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR की वैल्यू, एलिवेटेड ESR की वैल्यू कौन सी कोरिलेटेड रहेगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस, पॉलीसाइथीमिया, डिक्रीज ग्लोब्यूलिन और र्यूमेटिक फीवर। 4 ऑप्शन हमने यहां पे लिखे। आपको यह बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कोरिलेटेड विद एलिवेटेड ESR वैल्यू। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESR। सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है। विच इज द करेक्ट वन? बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब डी लिखा है, कुछ लोगों का जवाब ए भी आया है। ए में तो लिखा है दोस्त ऑस्टियोआर्थराइटिस। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने र्यूमेटिक फीवर को जवाब लिखा है, सोच समझ के जवाब लिखिएगा। कुछ ने पॉलीसाइथीमिया लिखा है, बी आंसर। बहुत अच्छे, देखो सवाल को समझे और फिर जवाब को लिखे। सवाल में लिखा है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होती है, ये रेट जो होती है, सेडिमेंटेशन रेट जो होती है, ये आरबीसी का सेटल डाउन है। अगर आप किसी परकनली में लेते हैं ब्लड, तो इस ब्लड में आरबीसी जो होती है वो नीचे की तरफ बैठती है। ये आरबीसी का सेडिमेंटेशन है और रेट है तो पर ओवर से काउंट करते हैं कि भाई 1 घंटे में पर ओवर में कितनी आरबीसी सेडिमेंट होती है। अब याद रखिएगा कि आरबीसी के नंबर जो होते हैं वो जितने ज्यादा होंगे, मतलब ये ब्लड है और इसमें आरबीसी के नंबर जितने ज्यादा होंगे उतनी ब्लड में आरबीसी की भीड़ होगी, और जितनी आरबीसी की ब्लड में भीड़ होगी उतनी ही आरबीसी कम सेडिमेंट होगी। भाई अगर इस ब्लड में खूब आरबीसी 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 है तो जगह ही नहीं है, बैठेगी कहां आरबीसी। एक कमरा है और इसमें 1000 लोग भर दिए तो बैठना तो भूल ही जाओ, लेकिन इस कमरे के अंदर मैं अकेला हूं तो मैं कहीं भी बैठ सकता हूं। मैं चेयर पे बैठूं, मैं टेबल पे बैठूं, मैं सोफे पे बैठूं, कहीं भी बैठूं, मेरी मर्जी, और 1 सेकंड में बैठ सकता हूं क्योंकि अकेला आदमी हूं, है कि नहीं है। तो आरबीसी जो होती है उसका सेडिमेंटेशन डिपेंड करता है उसके नंबर पे। अगर आरबीसी बहुत ज्यादा है तो सेडिमेंटेशन कम होगा, मतलब
आरबीसी के नंबर में हम कहते हैं नंबर ऑफ आरबीसी, ये 1/ESR होती है। मतलब अगर आरबीसी ज्यादा है तो ईएसआर कम होगा, ईएसआर आरबीसी कम है तो ईएसआर ज्यादा होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है पॉलीसाइथीमिया, मतलब आरबीसी ज्यादा है। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है एक्सेस आरबीसी। तो जब ये होगा आरबीसी ज्यादा होगी तो ईएसआर क्या होगा, ईएसआर कम होगा। तो ये तो गलत हो गया, बी तो जवाब नहीं बनेगा। हमें तो ये पूछा है कि कौन सी कंडीशन में ईएसआर एलिवेटेड रहेगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है ये उम्र की बीमारी है, हड्डी के अंदर इन्फेक्शन वाली बीमारी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन, जो कि उम्र के साथ में होता है, और ये हड्डी का प्रॉब्लम है जिसका संबंध जो है अपनी बॉडी के ब्लड वैल्यू से नहीं होती है, इसलिए यहां पे ईएसआर के नंबर बढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आर्थराइटिस र्यूमेटिक आर्थराइटिस हो तो ये इन्फ्लामेशन वाली है, और हर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन में ईएसआर बढ़ते हैं। इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन में ईएसआर बढ़ते हैं। डिक्रीज ग्लोबुलिन का मतलब होता है आरबीसी कम होना नहीं है, ये तो प्रोटीन कम है, और एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन तो ऑन्कोटिक प्रेशर बनाती है, और वो कम हो जाएगी तो बॉडी में एडिमा हो जाएगा। तो ये एडिमा को इंडिकेट करता है, इसलिए ये भी जवाब नहीं बनेगा। ग्लोबुलिन तो कम होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो फ्लूइड एस्केप आउट होएगा, ब्लड वेसल में से बाहर आएगा और शरीर में एडिमा हो जाएगा। तो ये ग्लोबुलिन का काम था, तो ये भी खोटा हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, करेक्ट आंसर हो गया र्यूमेटिक फीवर। और र्यूमेटिक फीवर जो होता है ये इन्फ्लामेटरी फीवर है, और जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन के अंदर आरबीसी रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, और वो फटाक से सेडिमेंट हो जाती है। तो वहां पे ईएसआर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। र्यूमेटिक फीवर में ईएसआर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। र्यूमेटिक फीवर के दो क्राइटेरिया चलते हैं जिनको हम जोन्स क्राइटेरिया कहते हैं, और जोन्स क्राइटेरिया में मेजर क्राइटेरिया में 5 साइन होते हैं, माइनर क्राइटेरिया में भी 5 साइन होते हैं। जो मेजर क्राइटेरिया के साइन होते हैं उसमें हम बोलते हैं कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एरिथमा मार्जिनेटम। और जो माइनर क्राइटेरिया उसमें हम कहते हैं फीवर, आर्थ्रेल्जिया, एलिवेटेड ईएसआर, बढ़ा हुआ ईएसआर, पॉजिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। जोन्स के मेजर और जोन्स के माइनर क्राइटेरिया। तो माइनर क्राइटेरिया के एक साइन है एलिवेटेड ईएसआर, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी, र्यूमेटिक फीवर। क्लियर क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सवाल पूछा जाता है कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है। जो आप लिखेगा क्या आंसर है, डॉलर एक साइन है इन्फ्लामेशन का जो एडिमा देखने को मिलता है। डॉलर, पैलर, रेड रूबर, ये इन्फ्लामेशन के साइन है। रेडनेस, टेंडरनेस, एडिमा, फंक्शनल लॉस, और जो है आपका वहां पे इन्फ्लामेशन। तो ये इन्फ्लामेशन के साइन है सारे के सारे। तो यहां पे है ईडीटीए का फुल फॉर्म एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, एथिलीन डाइटॉक्सो एसिटिक एसिड, एथिल एमाइनो डाइटेट्रा एसिडिक एसिड। विच इज द करेक्ट वन, एंड यस इट इज। सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिखा है, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, ईडीटीए। ए यहां पे करेक्ट आंसर है। और जो भी कंप्लीट ब्लड काउंट हम जब कराते हैं तो ईडीटीए मिक्स सैंपल भेजते हैं, और ये जो ईडीटीए वाइल होती है ये हमेशा पर्पल कलर का होता है, याद रखिएगा। इसका वाइल का कलर कैसा होगा, पर्पल। और इसके अंदर सारे हिमेटोलॉजी के सैंपल जाते हैं। कौन से सैंपल जाते हैं, हिमेटोलॉजी के सैंपल जाते हैं। इसमें सारे के सारे हिमेटोलॉजी के सैंपल जाते हैं दोस्त, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेम ऑफ द इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सबसे इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट का नाम लिखना है। यहां पे सबसे इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट पहला लिखा हुआ है प्लाज्मा, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है प्लेटलेट, और चौथा है ऑल। और देखो कुछ लोगों का जवाब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने लाइक बटन को प्रेस किए बिना क्लास की शुरुआत की, अगरबत्ती किए बिना दिन की शुरुआत करने जैसा होता है ये, और उसमें क्या होता है कि फिर थोड़े ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी के साथ में कार्य करना है, ताकि आप जो है सभी क्वेश्चंस को ढंग से समझ पाए और आप सही तरीके से जवाब भी दे पाए। हमने यहां पे पूछा है नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आरबीसी।
अब देखो, जिन्होंने लाइक बटन प्रेस नहीं किया, सुबह सुबह अगरबत्ती नहीं की, उन्होंने आरबीसी में प्लाज्मा भी घुसा दिया, आरबीसी में प्लेटलेट भी घुसा दिया। अब आरबीसी का कंपोनेंट हमने पूछा है। अब आरबीसी में प्लेटलेट घुस जाएगी, आरबीसी में डब्ल्यूबीसी को घुसा दो, डब्ल्यूबीसी को प्लाज्मा में घुसा दो, प्लाज्मा को टिश्यू में घुसा दो तुम, तो बस है कि नहीं है? समझ रहे हो बात को? तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, हमने कॉन्स्टिट्यूट पूछा आरबीसी का, हमने आरबीसी का कॉन्स्टिट्यूट पूछा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7.2 माइक्रोन की ये जो आरबीसी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो 30 पिकोग्राम का होता है दोस्त, 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है सिर्फ। कितना? 30 पिकोग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बी। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आरबीसी, जो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को और सेल और टिश्यू तक लेके जाता है। क्लियर हो गई कहानी? बहुत ही बढ़िया, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन लेवल आर हाईएस्ट इन, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, और ये कब होता है? मॉर्निंग के समय इसका लेवल हाईएस्ट होता है, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है। हाईएस्ट हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन होता कहां है? आरबीसी के अंदर। सवाल ने ये पूछा है कि हाईएस्ट हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन इन्फेंट, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल और चिल्ड्रन। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए। जवाब लिखिएगा, सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, क्या बात है। सभी लोगों को जवाब लिखना है। हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किस में होता है? सोच समझ के जवाब लिखना दोस्त, है कि नहीं है? कुछ लोगों ने ए जवाब लिखा है, ए जवाब, इन्फेंट एज। इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। याद रखें कि इन्फेंट जो होता है उसमें सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होती जाती है। इन्फेंट का पहला नंबर है, चिल्ड्रन का दूसरा नंबर है, एडल्ट मेल और फीमेल का तीसरा नंबर है। तो ज्यादा किस में होगा? मेल में या फीमेल में? एडल्ट मेल में ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन या एडल्ट फीमेल में ज्यादा होता है? जवाब लिखिएगा। इन्फेंट एज में कितना होता है? इन्फेंट एज में होता है, न्यूबॉर्न में होता है 17 से 20 ग्राम परसेंटेज, ये होता है न्यूबॉर्न में। और इन्फेंट एज में न्यूबॉर्न एज भी आती है, तो ये होता है 17 से 20 ग्राम परसेंटेज। फिर धीरे धीरे ये कम होता जाता है। अब आपको ये बताना है कि मेल में ज्यादा होता है या फीमेल में। रीना राजपूत, बहुत अच्छे, मेल में ज्यादा होता है सर। किस में ज्यादा होता है? मेल में। हमने पहले भी बताया, आरबीसी ज्यादा मेल में, जो है हीमोग्लोबिन ज्यादा मेल में। फीमेल में नहीं होता है। अनीता गौतम, फीमेल में नहीं होता है, किस में होता है? मेल में। और जो है आपका पैक रेड ब्लड सेल मेल में ज्यादा, पैक सेल वॉल्यूम मेल में ज्यादा, हीमोग्लोबिन मेल में ज्यादा। अगला है, विच ब्लड सेल आर ब्लड एलिमेंट आर इंक्लूड इन ए सीबीसी टेस्ट। सभी लोगों को जवाब लिखना है। पहला ऑप्शन है रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, दूसरा लिखा हुआ है व्हाइट ब्लड सेल, तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होना चाहिए? एडल्ट मेल के अंदर, बहुत बढ़िया, ज्यादा होता है एडल्ट मेल में एज कंपेयर टू फीमेल, बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन मेल में ज्यादा होता है, गुड, मेल में ही ज्यादा होता है, एग्जैक्टली। 80% फ्लूइड होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता दोस्त। हाँ, फ्लूइड की वैल्यू होती है 80%। सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए? ब्लड सेल एंड ब्लड एलिमेंट आर इंक्लूड इन ए सीबीसी टेस्ट। बहुत ही अच्छे। कुछ लोगों ने बी और कुछ लोगों ने डी जवाब लिखा है। बी में लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी ब्लड सेल है, आरबीसी भी ब्लड सेल है और प्लेटलेट भी ब्लड सेल है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ऑल ऑफ दी अबव। एक सीबीसी के अंदर, सीबीसी का जो टेस्ट करते हैं उसमें तीनों ही सेल इंक्लूड होती है। सीबीसी का टेस्ट हिमेटोलॉजिकल टेस्ट है और हमेशा पर्पल टॉप में भेजते हैं, और ईडीटीए उसके अंदर होता है। बहुत अच्छे। व्हाट इज द हिमेटोक्रिट? अब आपको यह बताना है हिमेटोक्रिट क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में HCT लिखते हैं, हिमेटोक्रिट। तो हिमेटोक्रिट क्या होता है ये आपको बताना है। ए समटाइम फैटल ब्लड डिजीज, द पोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल कंपेयर विद टोटल ब्लड वॉल्यूम, ए ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस और ए मेडिसिन दैट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग। हिमेटोक्रिट क्या होता है? बहुत इजी ऑप्शन हमने यहां पे डाले हैं, तो आप आराम से समझ सकते हो। हिमेटोक्रिट क्या होता है ये हमने यहां पे पूछा है। डी कैसे होगा दोस्त? हिमेटोक्रिट कोई गोली दवाई थोड़ी है।
ए मेडिसिन दैट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग, ये हिमेटोक्रिट नहीं होता है। हिमेटोक्रिट कोई दवाई थोड़ी है, हिमेटोक्रिट दवाई नहीं होता है, हिमेटोक्रिट कोई बीमारी नहीं है, इट इज नॉट ए ब्लड डिजीज। और हिमेटोक्रिट ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला डिवाइस नहीं है। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले डिवाइस को स्पिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ब्लड को स्टॉप करने वाली दवाई को विटामिन के नाम से जानते हैं, और ब्लड वाली बीमारी को हीमोफीलिया बोल सकते हैं। हिमेटोक्रिट तो आरबीसी के नंबर कितने हैं, टोटल वॉल्यूम है, द पोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। अगर आरबीसी ज्यादा तो हिमेटोक्रिट ज्यादा, आरबीसी कम तो हिमेटोक्रिट कम। टोटल वॉल्यूम में आरबीसी कितनी है, हिमेटोक्रिट उस चीज को बताता है। जब भी फ्लूइड लॉस होता है तो हिमेटोक्रिट की वैल्यू बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन में, क्योंकि टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में आरबीसी ज्यादा दिख रही है। तो हिमेटोक्रिट आरबीसी का कंपैरिजन है टोटल वॉल्यूम के साथ में। व्हाट आर न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल क्या है? हमने बताया कि डब्ल्यूबीसी के टाइप होता है ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, और जो ग्रेनुलोसाइट होती है उसके अंदर 3 तरह की सेल होती है, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इयोसिनोफिल। तो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है इमेच्योर रेड ब्लड सेल, ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ए टाइप ऑफ प्लेटलेट एंड ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो न्यूट्रोफिल कोई बैक्टीरिया नहीं है, न्यूट्रोफिल प्लेटलेट का टाइप नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट का कोई टाइप होता ही नहीं है। प्लेटलेट तो खुद अपने आप में एक टाइप है, अपने आप में एक मशहूर सेल है, और अपने मजे से काम करती रहती है। सिर्फ एक ही काम है, चिपको। चिपको कहां पे चिपको? ब्लड वेसल्स की दीवार पे, जहां पे भी छेद होता है वहां पे चिपको और ब्लीडिंग को रोको, थ्रोम्बस को बनाओ। ये प्लेटलेट का काम है। ये जो आरबीसी है, इमेच्योर आरबीसी, इसको हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। इसका कोई टाइप नहीं होता है, ये तो बेचारी खुद ही मैच्योरिटी के लिए तरसती है, और विटामिन B12 और फोलिक एसिड इसकी मैच्योरिटी कराएंगे। तो ये क्या है, एक तरीके का डब्ल्यूबीसी का टाइप है न्यूट्रोफिल, और ये ग्रेनुलोसाइट का टाइप है। व्हाट इज द सीवियर न्यूट्रोपिनिया? अब न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, और जब इस न्यूट्रोफिल के नंबर कम हो जाते हैं, मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल ही होंगे, और न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लेकिन कभी कभी न्यूट्रोफिल के नंबर कम हो जाते हैं। ऐसा करने वाली बहुत सारी दवाइयां हैं। जैसे एक दवाई का मैं बात करूं, एंटीसाइकोटिक एक ड्रग है क्लोबाजाम, और ये क्लोबाजाम दवाई जो होती है वो क्या करती है, न्यूट्रोफिल्स के नंबर को कम कर देती है ना। ये जो क्लोजापिन दवाई जो होती है वो न्यूट्रोफिल के नंबर को कम कर देती है, क्लोजापिन। और ये एक न्यूअर कैटेगरी की एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है, न्यूट्रोपनिया करती है। न्यूट्रोपनिया का मतलब होता है न्यूट्रोफिल के नंबर का क्या हो जाना, कम हो जाना। तो यहां पे आपको पूछा है कौन सा डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, एएनसी जो है वो लेस देन 500, एएनसी लेस देन 1000, एएनसी लेस देन 50 और एएनसी लेस देन 25। किस कंडीशन को हम बोलते हैं, सीवियर न्यूट्रोपनिया। याद रखिएगा, क्लोजापिन एक दवाई है जो न्यूट्रोपनिया कराती है। जो कीमोथेरेपी वाली दवाइयां होती है, कीमोथेरेपी जब हम मरीज को देते हैं कैंसर के इलाज में, तो वो न्यूट्रोफिल के नंबर को कम कराती है। ये तो एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ये भी न्यूट्रोपनिया कराती है। न्यूट्रोपनिया का मतलब होता है डिक्रीज नंबर हो जाना न्यूट्रोफिल के, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो है उसका कम होना। तो नॉर्मल एएनसी जो होती है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2500 से लेके 5000, 2500 से लेके लगभग 5000, है ना। 2500 से लेके कितना, 5000 सेल्स, ये नॉर्मल नंबर होते हैं एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट के। नॉर्मल नंबर 2500 से लेके कितने होते हैं, 5000 होते हैं। जब न्यूट्रोपनिया होता है तो इसके नंबर कम होते जाते हैं। अब न्यूट्रोपनिया की 3 कैटेगरी होती है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रोपनिया की 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? एक होती है कैटेगरी माइल्ड, एक कैटेगरी होती है मॉडरेट, और एक कैटेगरी होती है सीवियर। 3 कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जब ये काउंट जो है वो 1500 से कम हो जाते हैं तो उसको माइल्ड कहते हैं। जब ये 1000 से कम हो जाते हैं, कितने से कम, लेस देन 1000, तो उसको मॉडरेट कहते हैं। और जब ये लेस देन 500 हो जाते हैं तब उसको हम सीवियर का तरह का न्यूट्रोपनिया नाम देते हैं। 3 कैटेगरी है। ये तो है इसकी नॉर्मल वैल्यू। जब ये कितने से कम हो जाए, 1000 1500 से कम हो जाए तो माइल्ड है, 1000 से कम हो जाए तो मॉडरेट,
और अगर ये 500 से कम हो जाए तो सीवियर न्यूट्रोपिनिया कहलाता है। हमने यहाँ पे सीवियर न्यूट्रोपिनिया पूछा आपको, क्या पूछा? सीवियर न्यूट्रोपिनिया। अब आप जवाब लिखिएगा क्या आंसर होना चाहिए, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखे। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरी है एंड करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? अब संतोष कुमारी बी कैसे बनेगा? अब बी में तो है कितने से कम, बी में लिखा हुआ है 1000 से कम, 1000 वाले को तो मॉडरेट कहते हैं। हमने सीवियर पूछा है तो सीवियर क्या है? 500 से कम। कितने से कम? 500 से कम। बहुत बढ़िया। माइल्ड में 1500 ml नहीं है दोस्त, 1500 ml यूरिन नहीं बता रहा हूं मैं, यह है नंबर, तो 1500 सेल होगी, ml नहीं होगा। कहां ml कर रहे हो? 1500 ml न्यूट्रोफिल ml में नहीं होती है, नंबर में होती है, ये सेल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। कितने से कम? 500 से कम। ए यहां पे करेक्ट आंसर है। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट लेस देन 500। गुड, बहुत ही बढ़िया, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल क्या पूछ रहा है? विच इज द सिम्टम ऑफ नॉट हैविंग इनफ रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन, ए कंडीशन कॉल्ड एनीमिया। देखो आंसर देने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है जिन्होंने लाइक बटन को प्रेस नहीं किया। अब आप कहोगे सर लाइक बटन को प्रेस करने से कौन सा सही हो जाता है? मुझे नहीं पता क्या होता है, पर सही जरूर होता है, और ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एक बार करके देखे और अपने एक्सपीरियंस का आनंद उठाए, और शिद्दत के साथ में, है ना। तो यहां पे सिम्टम पूछा है एनीमिया का, कौन सा होना चाहिए? पहला लिखा हुआ है ईचिंग, दूसरा है नोजिया, तीसरा लिखा हुआ है फीवर, चौथा है फटीग। विच इज द करेक्ट वन? बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने बी जवाब लिखा है, कुछ लोगों ने अरे भाई साहब एनीमिया में ईचिंग कब होती है? एनीमिया का सिम्टम पूछा, एनीमिया का सिम्टम, ईचिंग नहीं होती है एनीमिया में। एनीमिया में नोजिया फीवर नहीं होता है, एनीमिया में तो थकान होती है ना भाई। जब आदमी को एनीमिया होगा, जब हीमोग्लोबिन कम होगा, आरबीसी कम होगी, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो सीढ़ी चढ़ेगा तो हाँप जाएगा, थोड़ा चलेगा तो हाँपनी आ जाएगी। गणेश भगवान के सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, जय जय बम बम बोले नहीं कर पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा भोलेनाथ तक। कहानी यह है कि उसको क्या रहती है? थकान रहती है, उठने की हिमाकत नहीं होती है, खून की कमी के सिम्टम होते हैं, एनीमिया की बीमारी होती है। द एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्लड सेल काउंट, ब्लड सेल काउंट जो होते हैं उसमें एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस कौन सा होता है? डबल ऑक्जेलेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ईडीटीए। 4 ऑप्शन हमने लिखे। ईडीटीए का फुल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। यहां पे हमने 4 बातें लिखी। डबल ऑक्जेलेट एक ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड दूसरा ऑप्शन है, सोडियम सिट्रेट तीसरा ऑप्शन है, और ईडीटीए चौथा ऑप्शन है। एंड द करेक्ट आंसर इज ईडीटीए। हमने पूछा है ब्लड सेल। ब्लड सेल का मतलब होता है कि आप सीबीसी करवा रहे हो, तो कौन से में सैंपल भेजोगे? पर्पल वाइल में। और जब आप पर्पल टॉप वाले वाइल में सैंपल भेजते हो तो उसमें क्या मिला हुआ होता है? ईडीटीए, ताकि ब्लड क्या नहीं हो, क्लॉट नहीं हो, और आपका रिजल्ट जो है वो सही आए। तो पर्पल सैंपल किस में जाएगा? पर्पल वाइल में सैंपल जाएगा सीबीसी का, ईडीटीए उसके अंदर मिक्स होता है। अगला है द एमसीवी इज। यहां पे हमने क्या पूछा? एमसीवी। सबसे पहले तो एमसीवी क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये जो एमसीवी है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैक रेड सेल, वॉल्यूम ऑफ टोटल रेड सेल, वॉल्यूम ऑफ एवरेज रेड सेल, और नन ऑफ दीज। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है? जो आप लिखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एमसीवी इसको हमने लिखा है, और सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है। एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैक रेड सेल, वॉल्यूम ऑफ टोटल रेड सेल, वॉल्यूम ऑफ एवरेज रेड सेल, और नन ऑफ द अबव। याद रखें, हमने एक बताया आरबीसी, एक बताया हिमेटोक्रिट, एक बताया पैक सेल वॉल्यूम, और एक बताया मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो याद रहे कि आरबीसी के नंबर को मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम नहीं कहते हैं। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ पैक आरबीसी। पैक रेड सेल का जो वॉल्यूम होता है उसको हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। ए यहां पे करेक्ट आंसर है। ये एवरेज रेड सेल नहीं है, और ये टोटल रेड सेल का वॉल्यूम नहीं होता है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ पैक रेड सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम और पैक सेल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ पैक रेड सेल, पैक सेल वॉल्यूम या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कहलाता है।
विच एंटीकोएगुलेंट इज यूज फॉर थायराइड प्रोफाइल। एक मरीज है जिसका थायराइड प्रोफाइल कराना है। थायराइड प्रोफाइल का मतलब हो गया T3, T4 और TSH। थायराइड प्रोफाइल में 3 टेस्ट आते हैं, एक तो T3 आता है, एक T4 आता है और एक TSH टेस्ट आता है। और ये टेस्ट कराते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके डायग्नोसिस में काम में लेते हैं। थायराइड प्रोफाइल T3, T4 और TSH कौन सा काम में लेते हैं। नो एंटीकोएगुलेंट रिक्वायर एज सीरम स्पेसिमेन इज प्रीफर फॉर द गिवन टेस्ट। हिपेरिन, EDTA और सोडियम सिट्रेट क्या काम में लेंगे। आपको थायराइड का सैंपल भेजना है। थायराइड का सैंपल जो होता है वो हमेशा प्लेन वायल में जाता है। किस में जाता है? प्लेन वायल में। याद रखिएगा, प्लेन वायल जो होती है वो या तो येलो टॉप होगी, कैसी होगी? येलो टॉप होती है, और या प्लेन वायल जो होती है वो रेड टॉप की होती है। कौन सी होती है? रेड टॉप। और प्लेन का मतलब हो गया कि उसमें कुछ भी नहीं होता है, उसमें एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है। तो ये और ये तीनों ही गलत हो गए। उसमें कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है क्योंकि सीरम सैंपल भेजते हैं, प्लेन वायल में भेजते हैं और उससे थायराइड का टेस्ट होता है। तो ए करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार। दीपिका, ब्रजेश, विशाल, सुरेश, अक्षय, बहुत शानदार, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ए यहां पे करेक्ट आंसर है। द नॉर्मल सेल काउंट फ्रॉम ए लंबर स्पाइन पंचर इज। जब आप लंबर पंचर करते हैं तो वहां से निकलता है CSF। लंबर वर्टिब्रा में पंचर करते हैं, स्पाइनल कोड को छोड़ के नीचे की तरफ L4 और L5 वो जगह होती है, L4 और L5। और यहां पे लंबर वर्टिब्रा में हम पंचर करते हैं, लंबर वर्टिब्री में पंचर करते हैं, और यहां से क्या निकलेगा? CSF निकलेगा। क्या निकलेगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकलेगा। और ये जगह जो होती है वो कौन सी होती है? सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस। और इस स्पेस के अंदर द स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर, और यहां से निकलेगा CSF। उस CSF के अंदर कितने नंबर होते हैं सेल के? सेल का काउंट पूछा है। पहला है WBC 0 से 8 और RBC 0 से 10, WBC 8 से 10, RBC 10 से 12, WBC 10 से 12, RBC 12 से 15, WBC 12 से 15, RBC 15 से 20। याद रहे, हमने 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि CSF के अंदर WBC तो फिर भी हो सकती है, पर RBC CSF में नहीं होती है। जब भी हम CSF निकालते हैं, लंबर पंचर करते हैं, तो उसमें RBC नहीं होती है। तो जो सेल होती ही नहीं है उसके ज्यादा नंबर तो होने से रहे। ज्यादा नंबर का मतलब 10 से 12 या 12 से 15 या 15 से 20 तो होंगे ही नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन दे दिए तो जब पंचर करता है तो कभी कभी थोड़ा हेमरेजिक हो जाता है, कभी पंचर करने में टेक्निक डिफॉल्ट हो जाए तो थोड़ी बहुत RBC आ सकती है उसमें। लेकिन अगर RBC आ रही है तो वहां पे सब एरेक्नोइड हेमरेज है, तो RBC CSF में नहीं होती है वैसे तो। लेकिन यहां पे जब ऑप्शन नहीं है तो हमें जो चूज करना होता है वो कौन सा करना होता है? जो कम से कम वाला होता है। भाई हमारे पास में लॉजिक था, हमारे पास में कंसेप्ट था कि CSF में RBC नहीं होती है। देयर इज नो RBC इन CSF। याद रखिएगा, नो RBC इन CSF। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में RBC नहीं होती है, ये कंसेप्ट है। लेकिन जब 4 ऑप्शन में से कोई एक चूज करना हो तो जवाब क्या रहेगा? तो जवाब रहेगा सबसे कम वाला ऑप्शन। और WBC उसमें थोड़ी बहुत होती है, दैट इज 0.8 ये WBC होती है। मोस्ट कॉमन साइट जो लंबर पंचर की रहती है वो 2 साइट रहती है, L3 L4 और L4 L5। अगर आपको दोनों में पूछे, एडल्ट और बच्चों में, तो मोस्ट कॉमन साइट है L3 L4। एडल्ट की साइट पूछे तो L3 और L4, और एक साइट L4 और L5 होती है वो बच्चों वाली कंडीशन में जब ये थोड़ी नीचे की तरफ होती है स्पाइनल कोड जिसका एंड L3 पे होता है, तब L4 L5 ही यूज करते हैं ज्यादातर, है ना। लेकिन एडल्ट में या मोस्ट कॉमन साइट पूछे तो L3 और L4 ये मोस्ट कॉमन है लंबर पंचर की साइट, L3 और L4। क्योंकि एडल्ट में स्पाइनल कोड जो होती है वो L1 वर्टिब्रल लेवल तक होती है और बच्चों में L3 वर्टिब्रल लेवल तक होती है। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, EDTA इनहिबिट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग बाय। EDTA जो है वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, रोकता है। कैसे रोकता है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बाइंडिंग क्लोराइड, दूसरा लिखा हुआ है बाइंडिंग कैल्शियम, तीसरा लिखा हुआ है बाइंडिंग प्लाज्मा, चौथा लिखा हुआ है बाइंडिंग रेड ब्लड सेल। सभी लोगों को अपना बेस्ट आंसर लिखना है। CSAP
नी चेस्ट पोजीशन देते हैं लंबर पंचर में, बहुत अच्छे, एग्जैक्टली। L3 और L4 इज द मोस्ट कॉमन साइट, गुड। तो कुछ लोगों ने डी जवाब लिखा है, कुछ ने बी लिखा है। याद रहे यहां पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि ईडीटीए इनिबिट करता है। ईडीटीए में आप जब ब्लड लेते हो तो क्लॉट नहीं होता है, तो ईडीटीए किसको बांध देता है ताकि ब्लड क्लॉट ही ना हो। पहला लिखा हुआ है बाइंड, क्लोराइड को बांधता है, तो क्लोराइड को बांधने से क्लोटिंग नहीं रुकेगी, क्योंकि क्लोराइड क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। किसको बांधना पड़ेगा, क्लोटिंग फैक्टर को, कि भाई तुम एक्टिवेट मत हो, तुम चुप रहो ताकि तो ब्लड क्लॉट ना हो। और कैल्शियम इज ए क्लॉटिंग फैक्टर माय दोस्त, बी करेक्ट आंसर है, एग्जैक्टली। कैल्शियम इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, है ना। प्लाज्मा बाइंड नहीं होता है और आरबीसी को बाइंड करने से क्लॉटिंग नहीं रुकेगी। क्लॉटिंग रुकेगी जब क्लॉटिंग फैक्टर को बाइंड करोगे। तो आपको क्या करना है, इनिबिट करना है ब्लड को क्लॉट होने से, तो किसको बाइंड करना पड़ेगा, कैल्शियम को। तो ईडीटीए किसको बाइंड करता है, कैल्शियम को। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अगला है द एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर कोएगुलेशन स्टडीज इज। अगर आपको कोएगुलेशन स्टडी करनी है तो कौन सा एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस रहेगा, डबल ऑक्जेलेट, हिपेरिन, ईडीटीए और ट्राइसोडियम सिट्रेट। सभी लोगों को अपना बेस्ट आंसर लिखना है। हमने यहां पे क्या लिखा, एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर कोएगुलेशन स्टडी। कोएगुलेशन स्टडी करनी है, मतलब कौन सा टेस्ट कराना है, टेस्ट कराना है पीटी आईएनआर और एपीटीटी टेस्ट, ये टेस्ट कराना है आपको। तो ये टेस्ट में सैंपल कौन सी वाइल में जाएगा, अरे मेरे दोस्त हिपेरिन तो एंटीकोएगुलेंट है, आपको तो एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस कहां में लेना है, कोएगुलेशन स्टडी के लिए। कोएगुलेशन स्टडी मतलब ये टेस्ट कराने हैं, स्टडी करनी है ना, जांच करानी है, और इसका सैंपल जाता है ब्लू टॉप वाली वाइल में। और ब्लू टॉप वाली वाइल में होता है सोडियम, क्या होता है, सोडियम सिट्रेट। क्या होता है उसमें, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, ब्लू टॉप वाली वाइल में सोडियम सिट्रेट होता है। बी कैसे होगा, हिपेरिन। हिपेरिन कब ऐड करते हैं उसके अंदर, आप सैंपल वाली वाइल में। आपको तो क्या कराना है, एंटीकोएगुलेंट कहां में लेना है, कोएगुलेशन स्टडी करनी है। तो कोएगुलेशन स्टडी करनी है मतलब ये टेस्ट कराना है। ये टेस्ट का सैंपल जाता है ब्लू टॉप वाली वाइल में, और ब्लू टॉप वाली वाइल में क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है। सोडियम सिट्रेट होता है, एक सोडियम फ्लोराइड हमने बोला है ना, वो होता है ग्रे कलर वाली वाइल में, जिसमें आपको शुगर टेस्ट कराना है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। देखो सवाल ही है ट्रिक, यहाँ पे आप जिस चैनल पे है उसका नाम है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज। उत्कृष्ट क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम में मिलेंगे, और मैं ये वादा करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। सवाल बदलेंगे, भाषा बदलेगी, लेकिन ज्ञान कोई नहीं बदल सकता, और ज्ञान वो धन है जो आपसे चोरी भी नहीं हो सकता। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने को मजबूत करो, ऐसा कंटेंट आपको जरूर सफल बनाएगा, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि जिस कंटेंट से रैंक निकल सकती है तो सिलेक्शन तो उसके सामने छोटा पड़ जाता है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें कंटेंट को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइसोडियम सिट्रेट, डी यहां पे करेक्ट आंसर है। इन हाई एटीट्यूड द हीमोग्लोबिन वैल्यू इज, हाई एटीट्यूड में हीमोग्लोबिन वैल्यू जो है वो कैसी होती है, हायर, लोअर, द सेम और नॉट अल्टर्ड। सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है। जवाब लिखेगा क्या आंसर होना चाहिए, जवाब लिखेगा भाई क्या आंसर होना चाहिए। सवाल हमने क्या पूछ लिया, हाई एटीट्यूड में हीमोग्लोबिन की वैल्यू होगी। अब हाई एटीट्यूड का मतलब है आप पहाड़ों में जा रहे हो, बाबा के दर्शन करने जा रहे हो, भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हो। भोलेनाथ के दर्शन जब भी आप करने जाओगे तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या होएगी, अरे घटेगी थोड़ी भाई। ऊंचा जाओगे तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ऐसा कब होता है, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, हाई एटीट्यूड में जाते हैं, तो क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। क्या होता है, हाइपोक्सिया। और उसके कंपनसेशन में, एज ए कंपनसेशन मैकेनिज्म में, वहां पे आरबीसी बढ़ती है। पॉलीसाइथीमिया कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। और आरबीसी बढ़ी मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ा, तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। भाई आप हाई एटीट्यूड में जाओगे, ऊंचाई में जाओगे, जैसे जैसे आप ऊंचे जाते हो वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी होती है, अरावली पर्वत पे ऑक्सीजन की कमी होती है, हिमालय पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो क्या होगा,
आपकी बॉडी कंपनसेट करेगी और आरबीसी को बढ़ाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? आरबीसी। उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी जब कैरी करेगी तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। आरबीसी बढ़ी, हीमोग्लोबिन बढ़ा, और हीमोग्लोबिन और आरबीसी जब बढ़ते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपका हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। आरबीसी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इन द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी बिलीरुबिन इज, आरबीसी का टूटना कहलाता है हीमोलाइसिस। आरबीसी का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस। इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन रीयूज बाय न्यू सेल, ऑक्सीडाइज टू बिलीवर्डिन, रिटर्न टू द पुल और एक्सक्रीटेड। याद रखिएगा कि जब आपकी आरबीसी टूटती है, इसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। तो हीमोलाइसिस वाले केस में बिलीरुबिन रीयूज बाय न्यू सेल, ऑक्सीडाइज टू बिलीवर्डिन, रिटर्न टू द पुल और एक्सक्रीटेड। विच इज द करेक्ट वन? आरबीसी जब टूटती है, हीमोलाइसिस होता है तो बिलीरुबिन बनता है। याद रखिएगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट नहीं होता है। कई लोग भी जो आप लिख रहे हैं खोटा है। पहले बिलीवर्डिन बनता है और उसके बाद में बिलीरुबिन बन गया। हमने तो आपको बिलीरुबिन तक पहुंचा दिया, अब आप वापस बिलीवर्डिन बन रहे हो। ये तो ऐसा हो गया कि आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन के सीएचओ बन रहे हो। सीएचओ नहीं बने, या तो पहले सीएचओ बन ले फिर नर्सिंग ऑफिसर बने एम्स में, या नर्सिंग ऑफिसर बने फिर सीएचओ बने। उल्टा नहीं होता है कभी भी, तो सीक्वेंस से चले, है कि नहीं है? तो यहां पे बिलीवर्डिन नहीं होगा। बिलीवर्डिन पहले बनता है, बिलीरुबिन बाद में बनता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होता है? ये बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट करते हैं। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है दोस्त, इसको रोकना नहीं है, इसको इकट्ठा नहीं करना है। क्या करना है आपको? इसको आपको बाहर निकालना है। और बाहर किस फॉर्म में निकालेंगे आप इसको? स्टर्कोबिलिनोजन स्टूल के साथ में, यूरोबिलिनोजन यूरिन के साथ में। ये यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है, स्टूल की फॉर्म में बाहर निकलता है। एक फॉर्म है स्टर्कोबिलिनोजन और एक फॉर्म है यूरोबिलिनोजन। क्लियर हो गई कहानी? डी यहां पे करेक्ट आंसर है। An iron protein complex that combines with oxygen and carbon dioxide। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछा हमने? आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज हिमेटिन, हिमोसिडेरिन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वो आयरन प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है, कंबाइंड होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। क्या कहते हैं इसको? जवाब लिखिएगा भाई, और सबसे बेस्ट जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कई लोगों ने डी जवाब लिखा है, कई लोगों ने सी जवाब लिखा है। हमने क्या पूछा है? हमने पूछा है वो आयरन प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स दैट कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अरे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है तब बनता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। डी कैसे होगा? डी ऑक्सीहीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। हमने बोला वो जो ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बन के कंबाइंड हो सकती है प्रोटीन, उसको हिमेटिन तो कहते नहीं है, हिमोसिडेरिन कहते नहीं है, वो हीमोग्लोबिन ही है। हालांकि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ ही ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो नहीं होती है। लेकिन अगर उसके साथ में हो तो वो कौन होता है जो इससे बंध सकता है? ये पूछा है हमने। हमने ये नहीं पूछा कि ऑक्सीजन के साथ में बंधने के बाद में क्या होता है, हमने पूछा कौन बंध सकता है। तो हीमोग्लोबिन बंध सकता है ऑक्सीजन के साथ में भी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहती है प्लाज्मा में, लेकिन कुछ हद तक बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, बहुत कम होती है लेकिन होती है। तो ये हीमोग्लोबिन रहेगा यहां पे। द डाइल्यूएंट कॉमनली यूज इन सेल काउंटिंग एनालाइजर इज। जब आप सीबीसी कराते हैं, सेल का काउंटिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, सेल काउंटिंग के लिए सीबीसी है। तो सीबीसी का जो एनालाइजर होता है, सेल काउंटिंग के लिए जो एनालाइजर होता है, उस एनालाइजर के अंदर कौन सा डाइल्यूएंट कॉमनली यूज किया जाता है? कौन सा डाइल्यूएंट कॉमनली यूज किया जाता है? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। बिट्टू बंजारा, देखो मैंने चलना भी तब सीखा था जब मैं सबसे पहली बार गिरा था, और अगर मैंने गिर गिर के चलना सीखा तो मैं चल पाया। इसलिए कोशिश करते रहिए, एक दिन नहीं लेकिन एक दिन सही जीत हमारी पक्की है। महादेव की सौगंध, मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पे आपको बेस्ट सीखना है, लर्न करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। यहां पे कॉमनली यूज डाइल्यूएंट जो होता है
डाइल्यूएंट यानी कि जो घोलने वाला होता है वो हमेशा आइसोटोनिक सलाइन होता है, और आइसोटोनिक सलाइन ईडीटी नहीं होता। अरे मेरे दोस्त, हम बोल रहे हैं सेल काउंटिंग एनालाइजर में डाइल्यूएंट कौन सा होता है, तो एनालाइजर में डाइल्यूएंट पूछा है हमने, ये नहीं पूछा है कि सीबीसी के सैंपल में क्या होता है। तो ये रहेगा आइसोटोनिक सलाइन, और दैट इज 0.9% नॉर्मल सलाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ सवाल है। और डाइल्यूएंट जो काम में लिया जाता है वो हमेशा नॉर्मल सलाइन है। आपने देखा होगा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो उसको पेटेंट रखने के लिए लाइन को एनएस लगाते हैं हम, क्योंकि एनएस से हिमोलाइसिस नहीं होता है, और एनएस जो होता है वो अच्छा डाइल्यूएंट माना जाता है। 0.9% नॉर्मल सलाइन कहता है इसको। तो करेक्ट आंसर ए बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, आरबीसी प्रोडक्शन इज इनिशिएटेड बाय द हार्मोन। आरबीसी का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है? फटाक से जवाब लिखिएगा। आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है? पहला लिखा हुआ है एलएच हार्मोन, दूसरा है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा लिखा हुआ है पैराथायरॉयड हार्मोन, और चौथा लिखा हुआ है एरिथ्रोपोएटिन। आरबीसी का इनिशिएशन, बोन मैरो में आरबीसी बनती है, आरबीसी की बनने को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है, बहुत अच्छे, एरिथ्रोपोएटिन। डी यहां पे करेक्ट आंसर है। एरिपैग के नाम से आता है। एरिथ्रोपोएटिन ये हार्मोन होता है जो आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है। ये जो एलएच हार्मोन है ये ओवुलेशन कराता है। क्या कराता है? ओवुलेशन कराता है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। क्या कराता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पैराथार्मोन बनाता है। ये पैराथार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और हाइपर कैल्सीमिया करता है, या कैल्शियम का रेगुलेशन करता है। तो कैल्शियम के लिए पैराथार्मोन है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आईसीएसएच है, ओवुलेशन के लिए एलएच है। और ये जो हार्मोन है भाई साहब एरिथ्रोपोएटिन, ये क्या बनाएगा? आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। क्या? आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ स्क्रीनिंग टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर हीमोग्लोबिन। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए पॉजिटिव आया है, और हीमोग्लोबिन कौन सा? हीमोग्लोबिन एस, द कंफर्मेटिव टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड। एक मरीज है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट हीमोग्लोबिन एस के लिए पॉजिटिव आया है। हीमोग्लोबिन एस जो है वो एक सेंसिटिव हीमोग्लोबिन है, और ये सिकल सेल एनीमिया को इंडिकेट करता है। किसको? सिकल सेल एनीमिया को। आगे हम एनीमिया पढ़ेंगे डिजीज पोर्शन के अंदर हिमेटोलॉजी में। तो सिकल सेल एनीमिया जो है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट हमने किया और वो पॉजिटिव आया, तो कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होगा? ये जो आप सवाल ने पूछा है, याद रखिएगा। जब भी सिकल सेल एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन गड़बड़ होता है, हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन की जगह अगर वो सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन है, तो इसका कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो हमेशा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस होता है। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस। सी यहां पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत है। इलेक्ट्रोफोरोसिस इज द कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड फॉर थैलासीमिया। ये दो तरह के एनीमिया जो होते हैं इनका कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सी यहां पे करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, बोन मैरो एस्पिरेशन इन एन एडल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच बोन। कौन सी हड्डी से एडल्ट में बोन मैरो का एस्पिरेशन कर सकते हैं? बोन मैरो का एस्पिरेशन का साइट टीबिया, स्टर्नम, क्रेनियल और फीमर। बोन मैरो की एस्पिरेशन का साइट पूछा। वैसे तो बोन मैरो की एस्पिरेशन का जो कॉमन साइट है वो होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, सुपीरियर इलियक क्रस्ट, है ना। इलियक क्रस्ट वाला जो एरिया रहता है, एंटीरियर एरिया जो रहता है, वो बोन मैरो के एस्पिरेशन की साइट होती है। यहां पे ऑप्शन में है टीबिया, स्टर्नम, क्रेनियल और फीमर। तो याद रखिएगा बोन मैरो कभी भी फीमर से नहीं लेते हैं। डी जवाब तो बिल्कुल खोटा है दोस्त। इसको टीबिया से नहीं लेते हैं एडल्ट के अंदर, ये भी ध्यान रख लेना। बच्चों में इन्फेंट के अंदर प्रॉक्सिमल टीबिया से लेते हैं, एडल्ट में नहीं लेते हैं। और क्रेनियम से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। ये साइट कौन सी रहेगी? स्टर्नम रहेगी। हालांकि पहली साइट तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट होती है,
कौन सी होती है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट, है ना। और दूसरा, ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या जवाब जाएगा? स्टर्नम जवाब जाएगा, बी यहां पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम ए टिश्यू मैक्रोफेजेस आफ्टर ए ब्रीफ स्टे इन ब्लड। कौन सी सेल है जो कि टिश्यू मैक्रोफेजेस होती है थोड़ी देर ब्लड में रुकने के बाद में? कौन सी सेल जो है वो टिश्यू मैक्रोफेजेस कहलाती है थोड़ी देर ब्लड में स्टे करने के बाद में? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और प्लाज्मा सेल। जवाब लिखिएगा, प्लाज्मा सेल जवाब लिखिएगा। क्या आंसर होना चाहिए? कौन सी सेल थोड़ी देर ब्लड में रुकने के बाद में टिश्यू मैक्रोफेजेज होगी? देखो, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट और एंटीरियर दोनों ही होता है दोस्त, कंफ्यूज ना होए। पोस्टीरियर और एंटीरियर इलियक क्रस्ट से ले सकते हैं एडल्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही होते हैं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। साइट पता होनी चाहिए आपको, और वो नहीं हो ऑप्शन में तो स्टर्नम है। और बच्चों में इन्फेंट एज में प्रॉक्सिमल टिबिया होती है। गुड। तो ये जो सेल है मैक्रोफेजेज जो बन जाती है वो मोनोसाइट है। कौन सी? फेगोसाइटिक सेल है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसाइट। फेगोसाइटिक सेल है और इस सेल को हम क्या नाम देते हैं? मोनोसाइट। क्या नाम रहेगा? मोनोसाइट। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए, दैट इज मोनोसाइट। द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द ESR इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम ESR कहते हैं। इस ESR का मोस्ट कॉमन डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा है? ESR का मोस्ट कॉमन डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। चार ऑप्शन लिखे हुए। कौन सी सेल जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ESR का डिटर्मिनेशन करेगा? ESR कम मतलब RBC ज्यादा, RBC कम मतलब ESR ज्यादा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, एंड दैट इज RBC, रेड ब्लड सेल। RBC जो होती है हमने बोला वो 1/ESR होती है, यही तो हमने बताया फॉर्मूला। तो ये कौन सी सेल चली जाएगी दोस्त? C, और इसको हम क्या नाम देते हैं? रेड ब्लड सेल, जो ESR का क्या रहती है? ओपोज करने का काम करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन देते हैं यहीं पे विराम। होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, सभी लोगों ने जबरदस्त तरीके से उत्साह के साथ में इस क्लास को अटेंड किया। और अगर आप इस क्लास को देखने में, इसके सारे क्वेश्चंस को करने में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें, बेस्ट सुझाव लिखें। देते हैं यहीं पे विराम और मिलेंगे दोबारा एक नए सेशन के साथ में। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जरूरत है एक बेहतरीन हौसले की, एक जुनून की, और एक जुनून के साथ में हर बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बस उस हौसले की जरूरत है, उस कंसिस्टेंसी, उस डिटर्मिनेशन की जरूरत है, और वो डेफिनेटली आप लोग जो है बहुत अच्छे से इन सब चीजों को लेके चल रहे हैं। लगातार बने रहिएगा और अपने आप को मजबूती के साथ में इस पूरे सेशन में जैसे जोड़ा है वैसे पूरी जिंदगी में जोड़े रखिएगा और अपने टारगेट तक पहुंचेगा। तो आज का सेशन देते ही यहीं पे विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।